नमस्कार, जोहार। झारखंड में प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव कोई नया नहीं है। काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में चर्चा होती रही है, लेकिन जैन धर्मों के एक विशेष समुदाय सराक झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं और इनकी विशेष उपलब्धि है झारखंड में ताम्र खदानों की खोज करना, उनका कार्य करना और ताम्रलिप्त बंदरगाह द्वारा विश्व के देशों में उसका निर्यात करना। आज इसी पर हम लोग बात करते हैं। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में अनुमानतः सराक समुदाय की जनसंख्या करीब 6 से 7 लाख होगी। ये समुदाय कब इस क्षेत्र में आया, इसको लेकर कई तरह के मत हैं, किंतु इस विषय में सबका मत एक है कि ये प्राचीन जैन है। सराक मूलतः भगवान पार्श्वनाथ एवं महावीर भगवान के श्रावकों की वंश परंपरा के अनुसार हैं। श्रावक से ही सरावक होते हुए सराक नाम आया। सराक जाति का अतीत काफी सुनहरा है। कहा जाता है जैन धर्म के श्रावक से सराक शब्द बना है। सराकों को आदि जैन माना जाता है। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बताया गया कि सरावक, सरोक, सराक श्रावक के ही अपभ्रंश रूप है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों के सराक आदिवासी क्षेत्रों में जैन दर्शन के पुरातात्विक साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। इन इलाकों में जैन मंदिरों के अवशेष, कई प्राचीन जैन मंदिर, तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। ये जानी हुई बात है कि शशांक और मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण बौद्ध और जैन मंदिरों और मूर्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हजारों साल पुराने जैन धर्म से संबंधित भग्नावशेष इन इलाकों में जैन धर्म के सुनहरे अतीत की गवाही देते हैं। 1864-65 में लेफ्टिनेंट कर्नल E.T. डॉल्टन ने मानभूम जिला टूर डायरी में लिखा, मानभूम जिले में मैंने 2 विभिन्न प्रकार के धंसावेश देखे। उनमें से जो प्राचीन है उसके विषय में कहा जाता है, और इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि वे उन प्रथम आर्य उपनिवेशियों द्वारा निर्मित हैं जिन्हें सरावक, सोराक या सराक कहा जाता है। यह भी तथ्य है कि सिंहभूम के पूर्वांचल में सराक ही प्रथम निवासी थे। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1901 में ये कहा गया कि सराक समुदाय अत्यंत पुराने समुदाय के लोग हैं। बाद में सराक समुदाय एक जाति की तरह पहचान में आने लगी, लेकिन इनका विशेष योगदान सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के खानों और ताम्रलिप्त बंदरगाह के विकास में देखने को मिलता है। 1908 में द पीपल ऑफ इंडिया नामक किताब में सर हर्बर्ट रेसली ने लिखा, पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर और उड़ीसा के सराकों की प्रथा एक सी है। प्राचीन जैन लोगों के अवशेष, प्रतिमाएं और छोड़ी गई तांबे की खदानें इन्हीं की है। सराक निरामिष हैं, किसी भी कारण से जीव हिंसा नहीं करते हैं। वैलेंटाइन जी की किताब ऑन द एंशिएंट कॉपर माइंस ऑफ सिंहभूम में लिखा है, छोटा नागपुर की मालभूमि की तलहटी में तांबे की पहाड़ियों का पर्यवेक्षण करते करते मैं जितना पूर्व की ओर गया उतना ही देखता गया कि जहां भी खाने थी उन सब से तांबे का निष्कासन कार्य हो चुका है। मेरे मन में कौतूहल हुआ तथा प्रश्न जागृत हुआ, वे लोग कौन थे जिन्होंने इन खानों से इतनी निपुणता पूर्वक तांबा निकाला। इस संबंध में जिनका नाम मिलता है वे थे सराक। सराकों के संदर्भ में अन्य लेख भी हैं। 1868 के एक लेख के अनुसार सिंहभूम में तांबे की खाने और मकान जिनका काम ये लोग करते हैं श्रावक है। पहाड़ियों के ऊपर बस्ती और घाटी में इनके प्राचीन निशान आज भी मौजूद है। पुरुलिया जिले के उत्तरी भागों से सराक के एक समूह ने काफी प्राचीन समय में स्वर्णरेखा घाटी में प्रवास किया और रुआम नाम से एक छोटे से राज्य की स्थापना की। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी ब्लॉक में इसी नाम से एक गांव मौजूद है जो जादूगोड़ा के यूरेनियम शहर के बहुत करीब है। इन्हीं सराक लोगों ने सिंहभूम के घने जंगलों में घुसकर पहली बार सिंहभूम सीयर जोन में तांबे के अयस्क का खनन शुरू किया, जो अब तांबा, सोना, चांदी और यूरेनियम जैसी कीमती धातुओं के लिए प्रसिद्ध है।
रुआम के सरक तांबे गलाने की कला में महारत थे। रुआम में आज भी प्राचीन किले और तांबे गलाने के निशान मिलते हैं। रुआम का किला 1910 में सिंहभूम जिला गजेटियर में दर्ज है। गजेटियर में उल्लेखित है कि यह श्रावक या जैनियों का स्थान था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार रुआम नाम के एक राजा ने इस स्थान पर शासन किया था और इसी से इस स्थान का नाम रुआम पड़ा। किला मिट्टी और मिट्टी के प्राचीर से बना था। वर्तमान में साइट में ईंट पत्थरों और लाल पत्थरों से भरा एक टीला है। साइट के करीब एक पुराने टैंक में तांबे के अवशेष है, जो ये इंगित करते हैं कि यह अतीत में तांबे गलाने का केंद्र था। यह स्थल काफी प्राचीन है। यह भी स्पष्ट है कि ताम्रलिप्त के प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह का नाम रुआम के सरक देश में खनन और संसाधित तांबे के नाम पर पड़ा, जिसे बड़े पैमाने पर दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में निर्यात किया जाता था। यह भी एक ऐतिहासिक बात है कि राजा अशोक ने ताम्रलिप्त बंदरगाह के माध्यम से बोधि वृक्ष को सिलोन भेजा था। ताम्रलिप्त से सिलोन 14 दिनों की यात्रा थी, जिसमें से 7 दिन पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्त की यात्रा थी। धन्यवाद।